अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल डिस्कोर्स की, then we will discuss nationalist representation, and in the end we will talk about rereading and rewriting the English literature। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के टॉपिक पे, जिसपे हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को कि ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, इसका क्या मतलब है, और इसका एक जो और मेजर कॉन्सेप्ट था कॉमनवेल्थ का, कि कॉमनवेल्थ नेशन क्या है, उनका लिटरेचर क्या है, और कैसे कॉमनवेल्थ से फिर ये पोस्ट कॉलोनियल की टर्म इमर्ज हुई। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉलोनियल डिस्कोर्स की। कॉलोनियल डिस्कोर्स बेसिकली हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स में देखा जा सकता है, चाहे वो हिस्टोरिकल हैं, लिटरेरी हैं और पॉलिटिकल राइटिंग्स हैं, जो जस्टिफाई करती हैं और प्रमोट करती हैं कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड को, और वो कॉलोनाइज्ड पीपल को ऐसे पोर्ट्रे करती हैं कि जैसे वो डिजर्व करते थे कि उनके ऊपर कॉलोनाइजर्स आके अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। कॉलोनियल डिस्कोर्सेस के अंदर हम उन सारी राइटिंग्स को एग्जामिन करते हैं, उन सारे आइडियाज को एवेलुएट करते हैं जो कॉलोनियल टाइम के अंदर हुई हुई सिचुएशन को सपोर्ट करते हैं या फिर कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते हैं। इसमें हम लिटरेचर की स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास नॉवेल्स हैं, मल्टीपल स्टोरीज हैं, ट्रैवल राइटिंग्स को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, या फिर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पे उस टेक्स्ट को एग्जामिन किया जाता है जो कॉलोनाइजर को सुपीरियर दिखाता है और कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी को एज ए इंफीरियर कम्युनिटी प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। तो बेसिकली ये जो कॉलोनियल डिस्कोर्स होता है, इसमें जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी है उनको इन्फीरियर दिखाया जाता है, एक अदर का वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है, जिसको हम अस वर्सेस देम नैरेटिव में भी स्टडी करते हैं कि भाई वो अदर्स हैं, वो दूसरे हैं, और अस के अंदर वो कहते हैं कि हम वेस्ट वाले हैं, हम एक हैं, वो अपनी यूनिटी दिखाते हैं, और जो ईस्ट वाले हैं उनको अदर कह दिया जाता है, यानी कि खुद से अलग कर दिया जाता है, और वो प्रीमेटिव है, यानी कि अभी भी वो उस पुराने वक्त में रह रहे हैं, उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने खुद को अपलिफ्ट नहीं किया, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को रेज नहीं किया। कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो डिफेंड करती है कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड को, वो कंट्रोल और डोमिनेंस के थीम पे बेस्ड होती है। वो बताती है कि कैसे ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए गए थे और कैसे ये बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जो लैंग्वेज होती है पोस्ट कॉलोनियल एरा की, वो इन स्टीरियोटाइप्स को रिजेक्ट करती है, इनको तोड़ती है। जब हम स्टडी करते हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स की, तो बेसिकली हम हिडन बायसनेस को एक्सपोज करते हैं, हम कॉलोनियल पावर्स के वर्क को पढ़ते हैं और हम बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस वर्क्स के थ्रू हमारे माइंड को डोमिनेट किया। हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करते हैं, जैसे ये जो अदरिंग का कॉन्सेप्ट है, हम बताते हैं कि कैसे जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनको स्ट्रेंज दिखाया गया, अनसिविलाइज्ड दिखाया गया, बैकवर्ड दिखाया गया। अस वर्सेस देम का नैरेटिव दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। अस वो कहते थे कि भाई सिविलाइज्ड वेस्ट है, और जो देम है वो अनसिविलाइज्ड ईस्ट है। यहाँ पे बात की गई सुपियोरिटी ऑफ द वेस्ट की, कि जो वेस्ट है, जो यूरोपियंस हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो रैशनल हैं, वो एडवांस हैं, और यहाँ पे वो एक सिविलाइजिंग सेंस में या फिर एक हेल्प करने की सेंस में ईस्ट में आए हैं और यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को बिल्ड किया, एक फिक्स्ड और नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी की दुनिया के सामने, कि वो बहुत वायलेंट है, बहुत इरेशनल है, बहुत लेजी है, और हम बहुत मतलब उन पे एहसान कर रहे हैं कि हम लोग उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनकी जगह पे आए हैं, उनके रिसोर्सेज को यूज करना उनको सिखा रहे हैं, बट असल में वो उनके रिसोर्सेज को स्नैच कर रहे थे। बेसिकली ये जो कॉलोनियल डिस्कोर्स थे, ये लाइसेंस दे देते थे उनको, कॉलोनाइजर्स को, कि आप जो चाहो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी के साथ करो, और जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी थी उनको साइलेंस कर दिया जाता था, उनको बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती थी। यहाँ पे अगर कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो यूरोपियन ही कर रहे थे, और जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी की रियल वॉइसेस थी उसको इग्नोर कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना, वो टूल है पावर की, और वो जो टूल है, वो जो पावर है, वो इस वक्त यूरोपियंस के हाथ में थी, वेस्ट के हाथ में थी, कॉलोनाइजर्स के हाथ में थी। ये जो कॉन्सेप्ट है अदरिंग का, ये एडवर्ड सईद ने भी दिया था अपने कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म के अंदर, जिसकी वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। क्योंकि जब आप कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के ऊपर बात करते हैं तो आप जरूर एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज सेड, व्हाट इज नॉट सेड, हु इज स्पीकिंग, हु इज साइलेंस्ड। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आप बेहतर वे में टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन का। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिटरेचर की बात करते हैं जो नेशनल आइडेंटिटी को, इंडिपेंडेंस को प्रमोट करवाता है। यानी कि कॉलोनियल डिस्कोर्स के बाद जब कॉलोनाइजर का टाइम पीरियड खत्म हुआ, अलग अलग नेशंस डेवलप हुई, इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने खुद को डेवलप करना शुरू किया, अपने पॉलिटिकल लेवल पे, अपने सोशल लेवल पे, अपने कल्चरल लेवल पे उन्होंने अपनी अपनी स्टेट की बात की, तो उन्होंने अपना अपना लिटरेचर लिखा, अपनी अपनी नेशनल आइडेंटिटी को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया।
अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर बात की कि किन स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद हमने ये इंडिपेंडेंस हासिल की है। नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर सेलिब्रेट किया गया अपने नेटिव कल्चर को, उसको रिवाइव किया गया कि हम क्या थे। हमारा एक कल्चर था जो कॉलोनाइजर्स की वजह से थोड़े अरसे के लिए खत्म जरूर हुआ था, लेकिन उसको रिक्लेम किया गया। अपने ट्रेडिशंस की, अपने कल्चर्स की बात की गई। रेजिस्टेंस मूवमेंट को अप्रिशिएट किया गया कि हम परमानेंट कॉलोनी बन के नहीं रह गए थे वेस्ट की। हमने कुछ अरसे के लिए जरूर हमने सरेंडर किया था, लेकिन अब हमने खुद को दोबारा अपलिफ्ट किया है। यहाँ पे एक यूनिटी और प्राइड एस्टेब्लिश किया गया उन नेशंस में जो पहले कॉलोनाइजर के कंट्रोल में थी और बाद में उन्होंने आज़ादी हासिल की। उन्होंने अपनी हिस्ट्री को, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम किया। यहाँ पे बात की जाती है फ्रीडम स्ट्रगल्स की, जो बेसिकली कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी ने की थी, वो स्ट्रगल्स। एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस की बात की जाती है, कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट जो आवाज उठाई थी, जो ऑपरेशन, जो ब्रूटलिटीज इंपोज की थी कॉलोनाइजर ने, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी। यहाँ पे कल्चरल रिवाइवल की बात होती है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन का, इसमें बात की जाती है कि बीइंग अ नेशन हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है, हमारी एक यूनिटी है, हमारा एक प्राइड है, और हमने ये बहुत मेहनत से हासिल किया। लिहाजा वर्ल्ड लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर भी हमें अप्रिसिएशन चाहिए। हम वेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, हमारी अपनी एक ईस्टर्न आइडेंटिटी है, एंड वर्ल्ड शुड एक्सेप्ट दिस। देन लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है री रीडिंग एंड री राइटिंग द इंग्लिश लिटरेचर। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर ये कोर आइडिया कंसिडर किया जाता था कि कैसे जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स थे, जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे, वो चैलेंज कर रहे थे जो ट्रेडिशनल इंग्लिश लिटरेचर है उसको। पहले तो हमें इन टर्म्स का मतलब समझना होगा कि री रीडिंग होती क्या है या री राइटिंग होती क्या है। तो री रीडिंग के अंदर उन फेमस इंग्लिश टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ा जाता था, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल लेंस को यूज करते हुए, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव के थ्रू उस टेक्स्ट को दोबारा स्टडी किया जाता था कि ये टेक्स्ट किसके सपोर्ट में है। कोई कॉलोनियल पॉइंट तो इसके अंदर नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो इसके अंदर नहीं है जिससे जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी थी उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पोज हो रहा हो। बेसिकली इसके अंदर रिविजिट किया जाता है कैनोनिकल इंग्लिश टेक्स्ट को, यानी कि जो इंग्लिश कैनन्स थे उनको रिविजिट किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से, और रिवील किया जाता है उन हिडन कॉलोनियल आइडियोलॉजीज को, उन रेसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को, उन इंपीरियल एजम्पशंस को जो बेसिकली जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने इम्पोज की थी कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी पे। जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे उन्होंने दोबारा से लिखा था उस क्लासिक टेक्स्ट को, ताकि वो वॉइस दे सकें कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी को। यहाँ पे चैलेंज किया गया था डोमिनेंट नैरेटिव्स को और साइलेंस्ड वॉइसेस को रिकवर किया गया था। अगर हम इसको एक एग्जांपल में अंडरस्टैंड करें तो एक वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। उसमें ना अफ्रीका को ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे वो एक डार्क, प्रिमिटिव और इंफीरियर स्टेट है। हार्ट ऑफ डार्कनेस यानी कि यहाँ पे अफ्रीका को सेंटर ऑफ डार्कनेस कहा गया है। लेकिन इसी वर्क को जवाब दिया था फिर शिनुआ एशेबे ने, रीराइट किया था थिंग्स फॉल अपार्ट में, और उन्होंने कहा था कि अफ्रीका का कल्चर बहुत रिच है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको डिस्कवर करने की जरूरत है। यानी कि इन टेक्निक्स के थ्रू के भाई काउंटर नैरेटिव दिया था यहाँ पे शिनुआ एशेबे ने। उन्होंने रिविजनिस्ट रीडिंग की थी, यानी कि रिवाइज किया था उस चीज को, एक वॉइस रिकवरी हुई थी। तो बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर यूज किए गए थे, जहाँ पे काउंटर नैरेटिव, रिविजनिस्ट रीडिंग और वॉइस रिकवरी हमें देखने को मिलती है। ये वो टेक्निक्स थी जिसके थ्रू जवाब दिया गया था कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट। Hope you get the clear understanding of this concept. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.